ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित। मैं एक आयुर्वेदाचार्य, नेचुरोपैथ और अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस थेरेपिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको रैबिट टॉर्टोइस मॉडल ऑफ कैंसर क्योर के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको इस मॉडल की ए टू जेड तक जानकारी दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या इस मॉडल की सहायता से आप अपना कैंसर को ठीक कर पाओगे, क्या कैंसर से आप अपनी जान बचा सकते हो इसको यूज करके, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रैबिट टॉर्टोइस मॉडल ऑफ कैंसर क्योर को डॉक्टर विश्वरूप सर ने कैंसर पेशेंट के लिए लॉन्च किया है। इसकी सहायता से उनके अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के कैंसर पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है और कैंसर को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन क्या ये पूरी बात सच है? क्या सभी प्रकार के कैंसर पेशेंट इस मॉडल को यूज करके ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे इस मॉडल में बताया गया है कि हर एक इंसान के अंदर में कैंसर सेल्स होती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हेल्दी इंसान क्यों ना हो, हर इंसान के शरीर में कैंसर सेल्स अवेलेबल होती हैं। कैंसर सेल कोई स्पेशल सेल नहीं होती। हमारी जो हेल्दी सेल्स होती हैं वही सेल्स कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। वो कन्वर्ट कैसे होती हैं? अगर किसी भी इंसान के शरीर की इम्यूनिटी जरूरत से ज्यादा डाउन हो जाती है, अगर कोई इंसान लंबे समय तक रेडिएशन के कांटेक्ट में रहता है, किसी इंसान के शरीर में टॉक्सिन ज्यादा बढ़ जाता है, कोई इंसान फास्ट फूड या गलत प्रकार का खाना जरूरत से ज्यादा खाता है, तो उस इंसान के शरीर की जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनमें म्यूटेशन होने लग जाती है और म्यूटेशन होने की वजह से वही सेल्स बड़ी मात्रा में बनने लग जाती हैं। जब वे सेल्स एक जगह पर बड़ी मात्रा में इकट्ठी होने लग जाती है तो एक गांठ का रूप ले लेती हैं। वही गांठ एक तरीके से कैंसर में और ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हर एक इंसान के शरीर में कैंसर सेल्स अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं कि कैंसर सेल्स को डायग्नोज करने के लिए एलोपैथी में क्या किया जाता है। कैंसर सेल्स को डायग्नोज करने के लिए एलोपैथी में पैट स्कैन, सिटी स्कैन या फिर बायोप्सी की सहायता से उनका टेस्ट किया जाता है। और एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो एलोपैथी प्रोसीजर से वे अपना ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। एलोपैथी में ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन की और कीमोथेरेपी की सहायता ली जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही वे चीजें हैं जो कि आपकी कैंसर सेल्स को ना केवल क्रिएट कर सकती हैं बल्कि इनको और भी ज्यादा बढ़ा भी सकती हैं। रेडिएशन की सहायता से जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो रेडिएशन ना केवल कैंसर सेल्स को डैमेज करता है बल्कि उसके साथ में जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको भी डैमेज करता है। ये पूरे तरीके से कैंसर को तो खत्म नहीं कर पाता लेकिन उसके सराउंडिंग एरिया को भी वीक बना देता है, जिसकी वजह से जो कैंसर सेल्स होती हैं जब वो वापस से रीग्रो करती हैं तो वो अपने सराउंडिंग सेल्स को जल्दी से ऑक्यूपाई कर पाती हैं और अपने आप को ज्यादा जल्दी स्प्रेड कर पाती हैं। तो इस वजह से रेडिएशन को भी एक तरीके से कैंसर का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं माना जाना चाहिए। दूसरे नंबर पे कीमोथेरेपी भी ना केवल कैंसर सेल्स को डैमेज करती है बल्कि उसके साथ साथ में इंसान के शरीर की इम्यूनिटी को भी डाउन करती है और हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से भी कीमोथेरेपी की वजह से, इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से लाखों लोगों की जान चली जाती है। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैंसर के ऊपर मैंने अपना डिटेल्ड वीडियो बनाया था और उन वीडियोस में मैंने इनकी जानकारी दे रखी है। अगर आप उन वीडियोस की सहायता से कैंसर के रिलेटेड अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीसरे नंबर पे अब बात करते हैं बायोप्सी। किसी भी प्रकार के पेशेंट को मैं बायोप्सी करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, क्योंकि बायोप्सी की सहायता से जब कैंसर का छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है तो वहां पर लीकेज क्रिएट हो जाती है और उस लीकेज की वजह से कैंसर जो होता है वो सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड होने लग जाता है। तो एक तरीके से डॉक्टर विश्वरूप सर ने जो बात कही कि एलोपैथी कैंसर को क्रिएट करती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा कुछ जरूरी चीजों के हिसाब से। देखिए, मेरा काम है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल सही जानकारी देना। आप मेरी बात के ऊपर विश्वास करो या ना करो वो डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हम बात करेंगे स्कैनिंग के बारे में और सर्जरी के बारे में। क्या एलोपैथी के एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, क्या ये चीजें करवाना जरूरी है या नहीं है? क्या पेशेंट को सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? डॉक्टर विश्वरूप सर के अकॉर्डिंग जो स्कैन होते हैं और जो सर्जरी का प्रोसेस होता है ये भी कैंसर को स्प्रेड करने का काम करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी भी इंसान के शरीर में मान लो कहीं पर दर्द होने लग रहा है, उसको चक्कर आने लग गए, वो बेहोश होने लग गया, तो जब किसी भी इंसान के शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो सबसे पहले नंबर पे वो क्या काम करता है, वो अपनी बीमारी को डायग्नोज करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी बीमारी का पता चल जाए कि मेरे को किस वजह से ये दिक्कत होने लग रही है।
अगर किसी इंसान के अंदर में इतनी क्षमता है कि वो बिना डायग्नोसिस करे बताए गए ट्रीटमेंट को फॉलो करके अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता है, तब तो ना तो उसको स्कैन करवाने की जरूरत है और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। वो सीधा जो अभी मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ उस ट्रीटमेंट को फॉलो करके अपनी ट्रीटमेंट को शुरू कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक भी किसी ट्रीटमेंट को फॉलो करने के बाद जब पेशेंट को आराम नहीं मिलता तो उसके अंदर में पेशेंस खत्म हो जाता है, उसका सब्र डाउन होने लग जाता है। वो चाहता है कि कम से कम मेरे को मेरी बीमारी तो पता चले, मेरे को ये तो पता चले कि मेरे को ये तकलीफ होने लग रही है किस वजह से होने लग रही है। जिस किसी को गांठ बनने लग रही होती है और बाहर से वो गांठ दिख जाती है तो फिर वो इंसान उस गांठ की सहायता से ही पता लगा लेता है कि मेरे को कैंसर की जैसी बीमारी हो सकती है। लेकिन किसी इंसान को अगर विजुअल तरीके से पता नहीं लग रहा है कि उसकी बीमारी क्या है और वो अपनी बीमारी को पता लगाना चाहता है तो उसके लिए फिर उस पेशेंट की मजबूरी बन जाती है कि वो एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई की सहायता से अपनी बीमारी का पता लगाए। मान लीजिए वो सीटी स्कैन या एक्सरे करवाता है तो उसको पता चलता है कि हो सकता है उसकी नस दबी हुई हो सकता है कि उसकी बोन में डिसलोकेशन हो रखी हो, या हो सकता है कि उसको किसी ऐसी जगह पर कैंसर हो रखा हो जहां पर की एक सीरियस सिचुएशन बन सकती है। तो इन कारणों की वजह से मैं जो स्कैनिंग का प्रोसेस होता है उसका समर्थन करता हूं। अब बात करते हैं हम सर्जरी के बारे में। शुरुआती स्टेज में अगर किसी को किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी हो जाती है तो हमारी तरफ से जो अभी ट्रीटमेंट बताया जाएगा पेशेंट उस ट्रीटमेंट को फॉलो करके अपनी बीमारी को यहाँ तक कि अपने कैंसर को भी रिवर्स कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने दिमाग पर ध्यान दीजिए। अगर किसी पेशेंट की बड़ी बीमारी की वजह से ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो डाइट को फॉलो ही नहीं कर सकता, तो क्या ऐसी कंडीशन में वो पेशेंट को मरने के लिए छोड़ देंगे या उसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे? सर्जरी का जो प्रोसेस है वो एलोपैथी का नहीं है। सर्जरी का जो प्रोसेस है वो आयुर्वेदा का है और 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर सभी बीमारियों को केवल डाइट और आयुर्वेदा की सहायता से ठीक किया जा सकता तो सुश्रुत को सर्जरी की खोज करनी ही नहीं पड़ती। मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि मरणासन स्थिति में है, ना डाइट को फॉलो कर सकता है, ना वो किसी प्रकार का काढ़ा ले सकता है, ना किसी प्रकार का ट्रीटमेंट ले सकता है, लेकिन एलोपैथी का डॉक्टर ये आकर के कहता है कि अगर इस पेशेंट की सर्जरी कर दी जाए तो 40% चांस है कि इसकी जान बच सकती है। आप मेरे को बताइए, क्या इस सिचुएशन में आप पेशेंट की जान बचाने के लिए उसकी सर्जरी करवाओगे या उसको मरने के लिए छोड़ दोगे? कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पेशेंट को डाइट फॉलो करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट की सर्जरी से जान बचाई जा सकती है तो मैं 100% सर्जरी को समर्थन दूंगा और पेशेंट की जान बचाने के बाद में पेशेंट को आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी की सहायता से इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए कि उसको भविष्य में उस प्रकार की दिक्कत कभी ना आए। तो मेरा डिसीजन ये रहता है कि अगर जरूरत पड़े तो हमें स्कैनिंग की और सर्जरी की सहायता लेनी चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, इसका डिसीजन भी मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ। आप अपना डिसीजन नीचे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो स्कैनिंग का प्रोसेस होता है, चाहे उसमें एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, कुछ मात्रा में वो भी हमारे शरीर को डैमेज करता है। आप अगर साल भर में एक बार या 2 बार करवाने लग रहे हो तो उससे कुछ इतना नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर लगातार लंबे समय के लिए और काफी ज्यादा मात्रा में एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाता है तो वो भी हमारे शरीर को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। अब आप ये जानना चाहोगे कि अगर हम स्कैन ना करवाए तो हम अपनी बीमारी का पता कैसे लगाएं? सबसे पहले नंबर पे आता है पल्स डायग्नोसिस से, यानी कि आयुर्वेद में नाड़ी को देख करके शरीर की डायग्नोसिस करना, इसको पल्स डायग्नोसिस कहते हैं। नाड़ी देख करके आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को पता लगाया जा सकता है। आज के समय में भारत में बहुत ही कम इस प्रकार के चिकित्सक रह गए हैं जो नाड़ी देख करके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को बता पाए। लेकिन अगर हम पल्स डायग्नोसिस नाड़ी चिकित्सा को वापस से विकसित करते हैं तो नाड़ी चिकित्सा इतना ज्यादा गूढ़ ज्ञान है कि इसके सहायता से कैंसर के साइज तक का भी पता लगाया जा सकता है। आप सोचिए कितनी अच्छी बात है, ना किसी प्रकार के स्कैन की जरूरत है, ना सीटी स्कैन, ना एमआरआई, केवल नाड़ी देखी और आपको कहां पर दिक्कत है और क्या दिक्कत है, आपकी किडनी के स्टोन का साइज तक, आपके कैंसर का साइज तक, आपके कैंसर की लोकेशन, सभी प्रकार की दिक्कतें केवल आपकी नाड़ी देखकर पता लगाई जा सकती है। दूसरे नंबर पे एक्यूप्रेशर भी आज के समय पे विकसित होने लग रहा है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा बहुत ही सरल चिकित्सा है और उसकी सहायता से भी बड़ी से बड़ी बीमारी को अपने घर में और बहुत आसान तरीके से डायग्नोसिस किया जा सकता है।
अगर आप एक्यूप्रेशर से डायग्नोसिस करना या एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी के बारे में ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके हमारे वर्ल्ड बेस्ट सेल्फ हीलिंग कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। अब ज्यादा लेट करे बिना मैं आपको वो ट्रीटमेंट बताना चाहता हूँ जिससे कि ना केवल आप अपना कैंसर बल्कि बड़ी से बड़ी बीमारी को रिवर्स कर पाओगे। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गई है, कैंसर हो गया है या कहीं पर गांठ महसूस होने लग रही है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है कि वो अपनी बॉडी क्लॉक को रीसेट करे। बॉडी क्लॉक को रीसेट करने का मतलब ये होता है कि इंसान जो चीजें गलत करने लग रहा है उनको वापस से सही करने लगे। आज के टाइम पे इंसान दिन में तो सोता है और रात में जागता है। इसकी वजह से उसके बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उसके शरीर की इम्यूनिटी डाउन होने लग जाती है, उसके ऑर्गन्स कमजोर होने लग जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो इंसान के लिए जरूरी है कि वो दिन में भरपूर मात्रा में सनलाइट में रहे। एटलीस्ट अगर वो 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक सनलाइट में रहता है तो उसके शरीर में एनफ मात्रा में विटामिन डी चली जाएगी और उसके शरीर की इम्यूनिटी भी राइज होगी। उसके साथ साथ उसके ब्रेन को भी अच्छे से संकेत मिलेगा कि ये दिन का समय है। और जैसे ही रात होने लग जाती है, रात के समय इंसान के लिए जरूरी होता है कि वो किसी भी प्रकार की व्हाइट लाइट से दूर हो जाए, अपने मोबाइल को लैपटॉप को बंद कर दे और अपने रूम में अंधेरा करके सोने की तैयारी करने लगे। अगर कोई भी इंसान इस प्रकार का रूटीन बना लेता है कि दिन में तो रोशनी में रहे और रात को अंधेरे में चला जाए तो उसकी बॉडी और स्लीप साइकिल वापस से रीसेट हो जाती है। दूसरे नंबर पे इंसान के लिए जरूरी होता है कि वो अपने खाने पीने का रूटीन को वापस से रीसेट करे। बॉडी की डाइट साइकिल को रीसेट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। सुबह उठने के बाद जब भी आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है उस टाइम आपको अच्छे से खाना खाना चाहिए। उस टाइम अगर आप अच्छे से खाना खाओगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी की डाइट साइकिल को भी रीसेट कर देगा। कैंसर पेशेंट में एक खास बात का ध्यान डॉक्टर विश्वरूप सर ने बताया है कि उन्हें अपने खाने को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में सेट कर देना चाहिए। मैं इस साइकिल को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि सुबह के समय आयुर्वेद के अनुसार जब 6 से लेकर के 8 बजे का टाइम होता है उस टाइम बॉडी की जो जठराग्नि होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है। अगर सुबह के उस समय के अंदर में पेट भर के खाना खाया जाए तो आपको खाने का भरपूर फायदा मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने डाइट के टाइम पीरियड को 8 घंटे का ही रखिए, लेकिन जो उसका टाइम पीरियड है उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो कोशिश करें कि आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक के बीच में अपना खाना खा लें और शाम के 4 बजे के बाद कुछ भी खाना ना खाएं। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट होगा कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के अनुसार जो आपकी जठराग्नि ज्यादा होगी उस टाइम आपने जो भी कुछ खाया होगा वो आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के अनुसार शाम के समय जठराग्नि कमजोर होती है तो उस टाइम अगर आपको भूखे रहोगे तो आपको ऑटोफेजी का भी बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ साथ में आपका जो नाइट का रूटीन होगा वो भी धीरे धीरे करके वापस से रीसेट हो जाएगा और आप देखोगे कि आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत अपने आप से डेवलप होने लग जाएगी। इसके बाद अगले नंबर पे पेशेंट को जीरो वॉट थेरेपी को फॉलो करना चाहिए। जीरो वॉट थेरेपी के बारे में अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने जीरो वॉट थेरेपी की कंप्लीट ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री दे दी है। जीरो वॉट थेरेपी का मतलब ये है कि आप जमीन के कांटेक्ट में रहो। अगर आप सुबह का प्राणायाम या सुबह की वॉकिंग जमीन के ऊपर नंगे पैर करते हो तो उससे भी आपको जीरो वॉट थेरेपी का बेनिफिट मिल जाएगा। बल्कि उससे आपको एडिशनली 3 बेनिफिट और मिलेंगे। पहला बेनिफिट जीरो वोल्ट थेरेपी का कि आपकी बॉडी की वोल्टेज जीरो हो जाएगी, आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ने लगेगा। दूसरा बेनिफिट कि अगर आप सुबह जमीन के ऊपर नंगे पैर वॉकिंग करोगे तो आपको शुद्ध हवा मिलेगी। तीसरा बेनिफिट कि आपको शुद्ध धूप भी मिलेगी जिससे आपके शरीर में विटामिन डी बढ़ेगा। तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि अगर आप जीरो वोल्ट थेरेपी को यूज करना चाहते हो तो जमीन के ऊपर नंगे पैर चलिएगा, उससे आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे। तीसरे नंबर पे आपको रो डाइट यानी कि डीआईपी डाइट को फॉलो करना चालू करना पड़ेगा। अपने वेट के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में वेट इंटू 10 ग्राम इतने ग्राम फ्रूट्स लेने चाहिए, आफ्टरनून में वेट इंटू 5 ग्राम इतने ग्राम सैलेड लेनी चाहिए और इवनिंग में भी लास्ट जो मील रहेगी उसमें वेट इंटू 5 ग्राम इतने ग्राम सैलेड लेनी चाहिए। रो डाइट को लेकर के एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ, रो डाइट से बहुत ज्यादा वेट डाउन होने लग जाता है। अगर आप वेट डाउन को अवॉइड करना चाहते हो और आपको किडनी की बीमारी नहीं है तो जितना आपका वेट है उतने ग्राम आप नट्स ले सकते हो, जितना आपका वेट है साथ में उतने ग्राम आप ग्रीन लीव्स को ले सकते हो। इससे आप अपने वेट डाउन को भी कंट्रोल कर पाओगे और अगर आपको जरूरत लगे तो अपनी डाइट की क्वांटिटी को आप 20% से इंक्रीज भी कर सकते हो। इससे आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। कैंसर पेशेंट को साथ में ग्रीन जूस और रेड जूस भी लेना चाहिए ताकि वो अपने कैंसर को जल्दी से रिवर्स करने में कामयाब हो सके। इसके बाद अगले नंबर पे मैं फास्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ।
कैंसर को लेकर के जो चीज सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो करती है फास्टिंग। फास्टिंग में खास करके ऑटोफेजी का प्रोसेस है। ऑटोफेजी का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर की जो हेल्दी सेल्स होती हैं वो डैमेज सेल्स और कैंसर सेल्स को खा करके उनको रिसाइकल करके उनको रिपेयर करके वहां पर हेल्दी सेल्स बनाती हैं। तो ऑटोफेजी के लिए आपको फास्टिंग करनी चाहिए। अगर किसी का कैंसर सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में चला गया है, अगर किसी को या फिर कैंसर की स्टार्टिंग भी होने लग रही है, तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग यानी कि 30 डेज से लेकर के 90 डेज तक की प्रोलॉन्ग फास्टिंग करके वो अपने कैंसर को जड़ से और बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर भी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रोलॉन्ग फास्टिंग को केवल और केवल किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करना चाहिए, ताकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडेंस देता रहे। लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग को कोई भी इंसान बहुत ही सफल तरीके से, बहुत ही आसानी से अपने आप से फॉलो कर सकता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर में खाना खाना और बाकी समय के लिए भूखे रहना। डॉक्टर विश्वरूप सर ने जो इंटरमीडिएट फास्टिंग बताई है, यानी कि 10 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में खाना खाना और 16 आवर्स की फास्टिंग रखना, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन कैंसर पेशेंट के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एनिमल्स के ऊपर एक स्टडी हुई थी, जिसमें कि ये देखा गया था कि ऑटोफेजी 20 से 24 घंटे की फास्टिंग के बाद स्टार्ट होती है। कहीं पर यह स्टडी देखी गई थी कि ऑटोफेजी 14 घंटे के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में और अपने कैंसर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया है, उसमें यह देखा है कि ऑटोफेजी शुरू होने में कम से कम 18 घंटे तो जरूर लगते हैं। लेकिन अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो मैं उसको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपनी ईटिंग का टाइम पीरियड 6 घंटे के लिए रखिए और आप 18 घंटे की फास्टिंग करिए, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इसके रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा। इसके बाद कैंसर को ठीक करने के लिए लिविंग वाटर को लेने की सलाह दी जाती है। लिविंग वाटर एक मिरेकलस वाटर है। अगर इसको अच्छी से लिया जाएगा और सिप सिप करके पिया जाएगा तो ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, बॉडी को हेल्दी बनाने का काम करेगा। तो कैंसर पेशेंट साथ में लिविंग वाटर को यूज कर सकते हैं, उनको बहुत फास्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद कुछ टिपिकल चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। टिपिकल इस वजह से क्योंकि इन दो चीजों का बिजनेस बना दिया गया है। मैं आपको ईमानदारी से और बिल्कुल स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ। मेरी जो जानकारी है बहुत से पेशेंट के ऊपर रिसर्च करने के बाद मैं बताने लग रहा हूँ। आप इसको सही मानो और इसको अपनाओ या ना अपनाओ, यह आपके ऊपर डिसीजन रहेगा। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे पंचकर्मा। पंचकर्मा यानी कि 5 तरीकों से शरीर का शोधन करना, 5 तरीकों से शरीर की सफाई करना। आयुर्वेद में जब पंचकर्मा दिया जाता है तो 3 तरीके से उसकी प्रिपरेशन की जाती है। पहले पंचकर्मा करने से पहले शरीर को तैयार किया जाता है। यह देखा जाता है कि वो उस इंसान का शरीर पंचकर्मा के लायक है भी या नहीं। दूसरे नंबर पे पंचकर्मा देते समय भी उसके शरीर को रेडी किया जाता है और उसके ऊपर पंचकर्मा का प्रोसेस किया जाता है। तीसरे नंबर पे पंचकर्मा का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी उसके शरीर को इस प्रकार का डाइट और न्यूट्रिशन दिया जाता है, ताकि उसका शरीर उस बेनिफिट को मेंटेन करके रख सके जो उसके शरीर को पंचकर्मा की थेरेपी करने से मिला है। लेकिन आज के टाइम पे पंचकर्मा को बिजनेस बना दिया गया है। कहीं भी आयुर्वेदिक सेंटर में कोई भी जाते हैं तो जाते ही 2-3 दिन में पंचकर्मा करके पेशेंट को चलता कर देते हैं। अगर कोई भी पेशेंट पंचकर्मा थेरेपी का यूज करना चाहता है तो उसको केवल 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर पे तो उसको पंचकर्मा थेरेपी एक एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल आयुर्वेदाचार्य से ही करवानी चाहिए। दूसरे नंबर पे उसको ये देखना चाहिए कि क्या उसका शरीर पंचकर्मा थेरेपी करने के लिए लायक है भी या नहीं, क्या उसका शरीर पंचकर्मा थेरेपी को टॉलरेट कर सकता है या नहीं। अगर किसी इंसान का शरीर पंचकर्मा के लायक नहीं है और उसको पंचकर्मा थेरेपी दे दी गई तो उसकी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, उसकी कमजोरी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो पंचकर्मा थेरेपी को बहुत ज्यादा नॉलेज से और बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन में ही फॉलो किया जाना चाहिए। उसके बाद अगले नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के बारे में। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे कोई नेगेटिव कमेंट करे, मेरे को सही कहे या गलत कहे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन सही चीजें आपको बताना मेरा फर्ज है। अगर कोई भी कैंसर पेशेंट हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी में बैठता है तो वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। यानी कि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने से उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। उसको पेन में रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये थेरेपी उसके कैंसर को रिवर्स करने में सहायता करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस थेरेपी को किया जाएगा तो उसकी दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाए। ये जो शुरुआत की 5 चीजें हैं, मैं इन शुरुआत की 5 चीजों का 100% समर्थन करता हूँ। अगर कोई भी कैंसर पेशेंट इन 5 चीजों को अपनाएगा तो 90% उसके चांस है कि वो अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकता है। लेकिन जहां पर बात इन 2 चीजों की आएगी, मैं हर एक कैंसर पेशेंट को एक ही बात कहूंगा कि इनको अपने रिस्क पर ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन में इन 2 चीजों का बहुत ही ज्यादा मिसयूज होने लग रहा है। और इन 2 चीजों को जब बिना सावधानी के पेशेंट को दिया जाता है तो पेशेंट की बॉडी के ऊपर पॉजिटिव की जगह पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर भी अगर कोई इंसान इस थेरेपी को फॉलो करना चाहता है तो अपने रिस्क पे और एक
स्ट्रिक्ट गाइडेंस में फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपको इसकी वजह से वीकनेस ज्यादा बढ़ने लग रही है, आपकी दिक्कत बढ़ने लग रही है, तो इसको समय रहते बंद कर दीजिएगा। अगर आप सनातन वेलनेस सेंटर के ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लेकर के ठीक होना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके ट्रीटमेंट ले सकते हो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। इस प्रकार की जेन्युइन और बिल्कुल करेक्ट हेल्थ रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।